हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 से हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसके यूनिट 3 के सेक्शन सी में, जिसमें हमें मुगल्स इन झारखंड पढ़नी है, इसके अंतर्गत हमने अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के विषय झारखंड के संबंधों पर प्रकाश डाल दिया है। आज औरंगजेब के साथ इनके संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। साम्राज्यवादी मुगल बादशाह औरंगजेब की विस्तारवादी नीति का प्रभाव झारखंड पर भी पड़ा। भारत के अन्य भूभागों की तरह झारखंड को भी औरंगजेब की साम्राज्यवादिता का सामना करना पड़ा। औरंगजेब ने पूर्वी सिंहभूम तथा मानभूम जैसे क्षेत्र मुगलों से अछूते रहे थे औरंगजेब से पूर्व, किंतु औरंगजेब ने झारखंड से निकट संबंध स्थापित किया और सिंहभूम तथा मानभूम जैसे क्षेत्रों से भी सालाना कर वसूलना प्रारंभ किया। औरंगजेब के राज्यकाल में अधिकांश भाग में कुकरा का नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का शासन था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का तथा दानी स्वभाव का व्यक्ति था। उसका धर्मगुरु हरिनाथ था। कहा जाता है कि एक अवसर पर रघुनाथ ने अपना समस्त साम्राज्य हरिनाथ को दान स्वरूप प्रदान किया था और रघुनाथ ने स्वयं को हरिनाथ का दास घोषित कर दिया था और अपने गुरु के नाम का शब्द नाथ शब्द अपने साथ जोड़ लिया था। इसका अनुसरण करते हुए आगे के सभी नागवंशी शासकों ने अपने नामों के साथ नाथ शब्द या शाह शब्द जोड़ने लगे। रघुनाथ शाह के शासनकाल में राजधानी दोयसा ही उनकी राजधानी थी। रघुनाथ शाह ने यहाँ अनेक भवनों एवं मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें जगन्नाथ मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि रघुनाथ शाह ने इसे 1682 ईस्वी में बनाया था। रघुनाथ शाह ने बुड़ैया में, जो रांची के अंतर्गत आता है, मदन मोहन मंदिर का भी निर्माण कराया, जिससे लगभग 1665 ईस्वी में निर्मित किया गया था। इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था, जो 1682 में बनकर तैयार हुआ। इसी शासक के शासनकाल में चुटिया में हरि ब्रह्मचारी ने 1685 ईस्वी में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। इन स्थापत्य कलाओं के सुंदर उदाहरणों से प्रकट होता है कि नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का शासन पूर्ण समृद्धि और शांति से युक्त था। उसके शासनकाल में केवल एक मुगल आक्रमण हुआ, जिसका उल्लेख ट्रेवनियर तथा लाल प्रद्युमन सिंह ने किया है। चेरो परंपरा के अनुसार रघुनाथ शाह के शासनकाल में पलामू के शासक मेदिनी राय का आक्रमण हुआ। मेदिनी राय ने दोयसा को लूटा और उससे काफी धन प्राप्त किया। इस लूट के सामान के साथ उसे एक विशाल फाटक भी मिला, जो उसने पलामू के नए किले में लगवाया। यह किला वर्तमान समय में नागपुर दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। रघुनाथ शाह का शासनकाल 1690 ईस्वी में समाप्त हुआ। तत्पश्चात राम शाह उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1690 से 1715 ईस्वी तक शासन किया। दोयसा के कपिलनाथ मंदिर का एक अभिलेख मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि 1710 ईस्वी तक रामशाह ही नागवंशी शासक था। रामशाह के शासनकाल की कोई अन्य घटना की जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रामशाह और औरंगजेब के संबंध सौहार्दपूर्ण थे। नागवंशी राज्य के उच्च इलाके उड़ीसा की जमींदारी में शामिल थे। यहाँ की मालगुजारी मुगल बादशाह औरंगजेब को प्राप्त होती थी। नागवंशावलियों के अनुसार राम शाह के शासनकाल में नागेश्वर नामक किसी राजा ने कुकरा
रीवा पर आक्रमण किया। राम शाह ने स्वयं पलामू पर आक्रमण कर रीवा के बघेल शासक के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी थी। अंततः राम शाह के पुत्र एनी शाह का विवाह रीवा राजा की कन्या से हुआ और इस लंबी लड़ाई का अंत हुआ और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। राम शाह ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह की राजधानी जयंतगढ़ पर भी आक्रमण किया और जयंतगढ़ को ध्वस्त कर दिया तथा इस युद्ध में सिंहभूम राज्य का लगभग 2200 अनुयायी मारे गए। अंततः दोनों राजाओं के मध्य एक संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार राम शाह की दो बहनों का विवाह जगन्नाथ सिंह से हो गया। इसी समय से सिंहभूम का सिंह राज्य पोरहट के नाम से जाना गया। औरंगजेब के पलामू के साथ कैसे संबंध थे वो हम देखेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में पलामू का चेरो राजा मेदिनी राय था। उसने 1658 से 1674 ईस्वी तक राज किया। वह एक शक्तिशाली शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेदिनी राय ने गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी थी। उसने शाहजहां के शासनकाल में उसके पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार युद्ध के समय पूरा फायदा उठाया। चेरो ने मुगल प्रदेशों पर आक्रमण और लूटमारी करना प्रारंभ कर दिया और मुगलों को कर देना बंद कर दिया। मासिर उल उमरा से यह ज्ञात होता है कि चेरो द्वारा मुगल प्रदेशों में आक्रांत मचाना शुरू कर दिया था। आलमगीरनामा से ज्ञात होता है कि पलामू के जमींदारों ने न केवल सालाना कर देना बंद कर दिया, वरन पलामू के उन सीमावर्ती शाही इलाकों पर अधिकार किया जो मुगलों के अधीन थे। बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने और चेरो शासकों से सालाना कर वसूलने का आदेश दिया गया। बिहार के विभिन्न जमींदारों और फौजदारों को भी इस अभियान में लगाया गया। मुगल फौज ने 23 अप्रैल 1660 को पटना से पलामू के लिए प्रस्थान किया। दाऊद खां के साथ दरभंगा का मुगल फौजदार मिर्जा खां शाहबाद में चैनपुर की जागीरदार तहब्बुर खां, मुंगेर का जमींदार राजा बहरोज आदि शामिल थे। शेख तातार, शेख अहमद, मोहम्मद जाहिद और शेख शफी इन पदाधिकारियों में प्रमुख थे। कुकरा के नागवंशी राजा ने भी इस अभियान में मुगलों का साथ दिया, क्योंकि मेदिनी राय ने दोयसा पर आक्रमण किया था। मुगल सेना ने बिना किसी विरोध के पलामू में प्रवेश किया और 5 मई 1660 के दिन उसने कोठी के किले पर अधिकार कर लिया। अब उन्होंने अपना अभियान कुंडे के किले की ओर किया। कुंडा का किला एक पहाड़ी पर निर्मित था, जो प्रायः अभेद्य माना जाता था। भीषण लड़ाई के पश्चात ही मुगलों ने इस पर अपना अधिकार स्थापित करा। मुगलों ने इस किले को 3 जून 1660 ईस्वी को नष्ट कर दिया। वर्षा ऋतु के आ जाने पर भी दाऊद पलामू से नहीं हटा और उसने बिहार से रसद प्राप्त करने के लिए यातायात के सभी मार्गों को खुला रखने का हर संभव उपाय किया। कोठी कुंडा मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर शिविर लगाए गए, जिनमें मुगल सैनिकों को भी तैनात किया गया। कुंडा के शासक चुनराय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस धर्म परिवर्तन का चेरो द्वारा विरोध किया गया। मेदिनी राय के इशारे पर चुनराय के भाई सुखराय ने चुनराय की हत्या कर दी। इसी बीच मेदिनी राय ने दाऊद खां को पेशगी की रकम लेकर वापस पटना लौटने का आग्रह किया। दाऊद ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह कुंडा से 25 अक्टूबर 1660 को
चेरों की राजधानी के लिए रवाना हुआ। मिर्जा खां 300 घुड़सवारों और 200 बंदूकियों के साथ प्रथम पंक्ति में आगे आगे चल रहा था। 700 घुड़सवार और 300 पदातियों के साथ तहव्वुर खां दाएं पार्श्व का नेतृत्व कर रहा था। दाऊद खां का भतीजा 50 मनसबदारी घुड़सवारों के साथ तथा राजा बहरोज 400 घुड़सवारों और 1500 पदाती सैनिकों के साथ वाम पार्श्व में था। दाऊद खां स्वयं 2000 घुड़सवारों के साथ सैन्य दल के मध्य में था। दाऊद खां के ही 500 घुड़सवार सेना के पिछली भाग में थे। काफी बड़ी संख्या में लोगों को जंगल काटकर पलामू किला तक का रास्ता बनाने का काम दिया गया। जगह जगह सैनिक शिविरों का प्रबंध किया गया। इस तरह दाऊद खां अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। इस तरह 3 नवंबर 1660 को मुगल सेना तरहसी पहुंची। तरहसी में पलामू राजा के मंत्री सूरत सिंह ने दाऊद खां से भेंट की और उसे राजा द्वारा बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण का आश्वासन दिया गया। उसने पलामू के चेरो शासक की ओर से राजा बहरोज की को मध्यस्थता करने का निवेदन किया। उसने दाऊद खां को 50,000 रुपए पेशगी के रूप में देने का वचन दिया। दाऊद खां ने औरंगजेब को इसकी सूचना भेजी और शाही जवाब आने के इंतजार में युद्ध को स्थगित कर दिया। किंतु युद्ध विराम के दौरान ही एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पलामू राजा के कुछ समर्थकों द्वारा एक मुगल शाही काफिलों को लूट लिया गया। इस घटना से स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि चेरो राजा मुगलों से अपने संबंध सुधारने के पक्ष में था, किंतु उसके अनुयायी इस बात के सहमत नहीं थे। इसके लिए पलामू के चेरो शासक ने खेद प्रकट किया और कहा कि यह घटना उसकी अनुमति के बिना घटित हुई है। किंतु दाऊद खां ने पलामू को की राजधानी की ओर कूच कर दिया। बाध्य होकर चेरो राजा को भी युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। इसी समय औरंगजेब का आदेश आया कि पलामू के शासक को इस्लाम धर्म स्वीकार करते हुए पेशकश की रकम देनी होगी। इसी दौरान 17 दिसंबर 1660 को युद्ध के लिए अत्यधिक उतावले तहव्वुर खां ने दाऊद खां की जानकारी और आदेश के बिना ही चेरों पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर पलामू के वीर शासक मेदिनी राय ने औरंगजेब की शर्तों को अस्वीकार कर दिया और युद्ध के मैदान में ही अंतिम निर्णय लेने का फैसला किया। परिवर्तित परिस्थितियों से बाध्य होकर दाऊद खां को भी अब आगे बढ़ना पड़ा और चेरों की सेना से थोड़ी ही दूरी पर उसने मोर्चाबंदी की। सामने सेना के पदाती खंडों को रखा गया। उनके पीछे विशाल घोड़ों पर सवार सेनानायक थे। प्रत्येक सेनानायक के पीछे एक विशाल हाथी पर उसका ध्वज लहरा रहा था। अतिरिक्त घोड़ों को सेना के सबसे पीछे तैनात किया गया था। दाऊद खां ने स्वयं सेना के मध्य भाग का नेतृत्व किया। लाल मौजों की छोड़कर वह पूर्ण रूप से सफेद रंग की पोशाक से आसीन था। उसके दो भतीजे शेख अहमद और शेख तातार भी उसी की तरह पोशाक पहने हुए थे और वैसे ही शस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने तीर धनुष तथा ढाल तलवार धारण किया हुआ था। उनमें से एक के पास बंदूक भी था। शाही फौज स्पष्टतः बहुजातीय थी। कुछ गहरे भूरे रंग के थे, कुछ हल्के भूरे रंग के थे, तो कुछ यूरोपियनों की तरह गोरे चिट्टे थे। उनकी पोशाकें भी एक समान नहीं थी। उनमें नियमित और अनियमित दोनों प्रकार के सैनिक थे। नियमित सैनिक कैलप्रियदार पगड़ियों बांधे हुए थे तथा उनके वस्त्रों पर चित्र भी निर्मित थे। उन सभी की दाढ़ियां भी थी। श्याम वर्ण वाले सैनिक भी
चेरों की तरह ही अपर्याप्त वस्त्र पहनते थे और भारी नगाड़ों को बजाते चल रहे थे। नियमित शाही सैनिकों के कुछ नगाड़ों तो आदमियों की तरह बड़े थे। चेरों द्वारा निर्मित मिट्टी के आवरणों के निकट अपने आवरण बनाकर तथा उनके पीछे अपने सैनिकों को स्थापित कर दाऊद खां ने गोलीबारी शुरू की, जो 17 दिसंबर की शाम तक चलना जारी रही। तहब्बुर खां दुश्मनों से अधिक निकट था। संघर्ष में उसके 16 सैनिक भी मारे गए। उसी रात चेरों अपने बड़ी तोपों को किलों से बाहर ले आए और मिट्टी के बने टीलों पर से गोलीबारी शुरू कर दी। मुगलों के कई सैनिक और घोड़े इस संघर्ष में मारे गए। इसी दौरान 18 दिसंबर को दाऊद खां ने उस पहाड़ी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जिस पर से पलामू किले पर गोलीबारी की जा सकती थी। उसने मिट्टी के नए टीले बनवाए और उन पर तोपें बिठाई और चेरों पंक्तियों पर सुनियोजित गोलीबारी शुरू कर दी। अब चेरों अपनी जगह बने रहने की स्थिति में नहीं थे और वे औरंगा नदी के निकट पीछे हट गए। इसी बीच दाऊद खां के आदेश से चेरों और मुगल सैनिकों के बीच दुर्गम वनों को काटकर मार्ग तैयार किया गया। चेरों पर 3 ओर से आक्रमण किया गया। दाऊद को सेना बहादुरी से लड़ी और चेरों को पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। चेरो राजा ने नए किलों से महिलाओं और बच्चों को निकालकर जंगल में सुरक्षित भिजवा दिया, किंतु आक्रमणकारियों को नगर की बाहरी दीवार भेदने में सफलता मिली। अब उन्होंने नए किले पर आक्रमण कर दिया और चेरो राजधानी में लगभग सभी निवासी मौत के घाट उतार दिए गए। मूर्तियां तोड़ दी गई। पलामू विजय दाऊद खां की एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुई। पलामू के किले के पतन के बाद लड़ाई समाप्त हो गई। पलामू विजय दाऊद खां के सैनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस अभियान में उसने उस सामरिकता, कुशलता, तत्काल निर्णय शक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया जो भविष्य में अनेक अवसरों को प्रदर्शित करता है। बहादुर चेरो ने देवगन किले से एक बार फिर मुगलों का सामना किया, किंतु मुगल सैनिक अधिकारी शेख शफी ने इस पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफलता पाई। मेदिनी राय को सरगुजा में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। पलामू विजय के पश्चात यहाँ की प्रशासन हेतु दाऊद खां कुछ समय के लिए पलामू में रुका। वित्तीय मामलों को सुलझाने के अतिरिक्त उसने कई स्थानों की किलाबंदी की। उसने 1662 ईस्वी में पुराने किले में पलामू विजय की स्मृतियों में एक मस्जिद का निर्माण कराया। विजित प्रदेश की समृद्धि समुचित व्यवस्था करने के उपरांत दाऊद खां पटना वापस लौट गया। औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। पटना वापस जाते समय दाऊद खां पलामू किले का सिंह दरवाजा अपने साथ ले गया था। उसने अपने दाऊद नगर औरंगाबाद जो क्षेत्र में पड़ता है को गढ़ी में लगवाया। उसने पलामू से लूटे हुए माल को औरंगजेब के पास भेज दिया। इसमें 2 हाथी भी शामिल थे। 5 अप्रैल 1661 को औरंगजेब ने इस सामान का मुआयना किया। वह दाऊद खां के इस अभियान की सफलता से बहुत प्रसन्न हुआ। 17 नवंबर 1761 को दरबार में दाऊद खां के लिए खिल्लत भेजी गई। वर्तमान औरंगाबाद जिला स्थित अमछा, मनोरा तथा गो नामक स्थान दाऊद को इनाम के रूप में प्राप्त हुआ। उसे 50,000 रुपए मूल्य के एक माला भी दी गई। पलामू अभियान में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख लोगों को भी पुरस्कृत किया गया। दरभंगा के सुंदर ठाकुर के पुत्र महीनाथ ठाकुर को तिरहुत, मुंगेर, पूर्णिया और ताजपुर के कई परगने सौंप दिए गए। इन सब घटनाओं की जानकारी आलमगीर नामा
पुस्तक से प्राप्त होती है। मुगल फौजदार मनकली खां 1666 ईस्वी तक पलामू में रहा। 22 अगस्त 1666 को उसने पलामू से तबादला हो गया उसका और पलामू से सीधा बिहार के सूबेदार की देखरेख में रख दिया गया। दाऊद खां द्वारा पराजित होने पर चेरो राजा मेदिनी राय सरगुजा भाग गया, किंतु मनकली खां के लौटते ही मेदिनी राय पुनः सरगुजा से पलामू लौट आया और शीघ्र ही अपने खोए हुए प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अधीन पलामू की सुधरी हुई दशा को ध्यान में रखकर मुगलों ने पलामू को उसके अधीन रहने दिया। आज भी पलामूवासी मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में स्मरण करते हैं। उसने कृषि को प्रोत्साहन दिया और बार बार होने वाले मुगल आक्रमणों से ध्वस्त पलामू की दशा को सुधारने के लिए सराहनीय प्रयास किए। पलामू अत्यंत समृद्ध हो गया और प्रजा को सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, किंतु औरंगजेब ने मेदिनी राय के पलामू की गद्दी पर पुनर्स्थापित हो जाने पर भी इस क्षेत्र की अनदेखी नहीं की। पलामू पर नाम मात्र की ही सही पर मुगलों की प्रभुसत्ता कायम रही। औरंगजेब ने 1661 ईस्वी में अनिरुद्ध राय को पलामू की थानेदारी की एवज में उटारी नामक गांव दिया। 1666 ईस्वी में अनिरुद्ध राय की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके बेटे निहार देव को नया सनद प्रदान किया गया। इस समय लश्कर खां की जगह इब्राहिम खां मुगल के सूबेदार नियुक्त हुए। इस समय बिहारी दास ने पलामू की मालगुजारी में 4140 रुपए की वृद्धि कर दी। चेरो राजा को सालाना 6977 रुपए निर्धारित हुआ। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी रुद्र राय था, जिसने 1674 से 1680 तक शासन किया। इसके पश्चात दिक्पाल राय शासक बना, जिसने 1697 ईस्वी तक शासन किया। 1695 ईस्वी में फिदाई खां बिहार का सूबेदार बना। दिक्पाल के पश्चात साहेब राय राजा बना। उसका शासनकाल 1716 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1703 ईस्वी में अजीमुशान को बंगाल और बिहार दोनों का सूबेदार बनाया गया। इस अवसर पर उसकी जागीर में 1,40,00,000 रुपए दाम की वृद्धि कर दी गई। औरंगजेब की मृत्यु तक पलामू की स्थिति यही रही। तो कुल मिलाकर औरंगजेब के शासनकाल में हमने पलामू के चेरों के साथ उनके संबंधों को देखा। अब हम हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम में औरंगजेब के संबंधों को देखेंगे। वर्तमान हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम जिलों में शामिल प्रदेशों पर औरंगजेब का कोई प्रभाव रहा होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। शाहजहां के शासनकाल में हुए उत्तराधिकार युद्ध के दौरान औरंगजेब का पुत्र शहजादा मोहम्मद मीर जुमला के साथ मिलकर शाह शुजा का पीछा करता हुआ झारखंड होकर पार हुआ था। शहजादा मोहम्मद और मीर जुमला शेर घाटी तक आए और तत्पश्चात मुंगेर की ओर मुड़ गए। औरंगजेब के शासनकाल में वर्तमान हजारीबाग क्षेत्र के कुंडा, रामगढ़, केंदी, खड़गडीहा आदि 5 प्रमुख राज्य थे। कुंडा राज्य वर्तमान हंटरगंज से दक्षिण की ओर स्थित था। ऐसा माना जाता है कि इस राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक पदाधिकारी राम सिंह द्वारा की गई थी। राम सिंह एक बुंदेला राजपूत था। कुछ लोगों के मतानुसार राम सिंह एक स्थानीय खरवार राजा था। 1669 ईस्वी में उसे औरंगजेब द्वारा वाब, लतार, पिभुमरी, बरवाडी और नागदर्रा की मराठों तथा पिंडरियों से रक्षा करने का भार सौंपा गया था। 1667 ईस्वी में दलील सिंह रामगढ़ का राजा बना। उसने 1670 में
अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की। राजधानी परिवर्तन के कारण बादाम का मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में स्थित होना था। केंद्रीय राज्य चतरा में स्थित था। इसके पश्चिम में रामगढ़ और पूरब में 6 राज्य स्थित थे। 1700 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण के कारण केंद्रीय राजा की स्थिति डवाडोल होकर एक जमींदार में बदल गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में खडकडीहा राज्य बाहरी आक्रमणों से पूर्णतः मुक्त रहा। औरंगजेब के शासनकाल में धनबाद तथा पुरुलिया आदि मुगल शासन से पूर्णतः मुक्त ही थे। संपूर्ण झारखंड में यही 2 ऐसे क्षेत्र थे जो मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह बचे रहे। औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के समय पंचेत राज्य नियमित रूप से मुगलों को कर दे रहे थे। 1700 ईस्वी में पंचेत के राजा ने मुसलमानों के बढ़ते दबाव के कारण पंचेत के राजप्रसाद को खाली कर दिया और अपनी राजधानी अन्यत्र ले गया। किंतु इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है कि उसने ऐसा स्वेच्छा से किया या मुगलों के डर से। सिंहभूम पर औरंगजेब की प्रभुता का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पोरहट के शासक महिपाल सिंह उसका समकालीन था। एन टिकैत सिंह देव ने अपनी पुस्तक सिंहभूम सरायकेला एंड खरसावा ड्यूरिंग द एजेस में इसका उल्लेख किया है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने खाने दौरान को उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। इस सूबेदार के हरिहरपुर के शासक कृष्णचंद्र भंज को परास्त कर मार डाला। कृष्णचंद्र अपने समय के उड़ीसा का प्रमुख जमींदार था। उसकी पराजय एवं हत्या से उड़ीसा एवं निकटवर्ती सिंहभूम के लोगों में भय का आतंक छा गया। इसके पश्चात ढालभूम गढ़ के राजा चंद्रेश्वर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बावजूद मार्ग की कठिनाइयों के कारण खाने दौरान सिंहभूम में बहुत भीतर तक प्रवेश नहीं कर सका। सिंहभूम के शासक मुगल आक्रमण की सूचना मिलते ही कोल्हान प्रदेश में सुरक्षित शरण ले लेते थे। यहाँ तक पहुंचना काफी कठिन था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंहभूम को औरंगजेब के साम्राज्य में कभी नहीं मिलाया जा सका। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका ले जाने के कारण राजमहल का महत्व कम हो गया। अब यहाँ का चकलादार, जिसे हम मुगल कालीन प्रादेशिक अधिकारी कहते हैं, वह मालदा, हुसैनपुर, कटवा आदि पर नियंत्रण रखता था। 1695-96 में मिदनापुर के शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान सरदार रहीम खान ने राजमहल में लूटमार प्रारंभ कर दी। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। अंततः 1697 में इब्राहिम खान ने अपने बेटे जबरदस्त खां को एक सैनिक टुकड़ी के साथ राजमहल अभियान के लिए रवाना किया। जबरदस्त खान ने राजमहल पर पुनः कब्जा किया, किंतु उत्तर मुगलकालीन मुगल शासकों के शासनकाल में संथाल परगना क्षेत्र पर कभी भी मुगलों का स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। अधिकांशतः मनिहारी के जमींदारों का ही राजमहल, पाकुड़ एवं गोड्डा क्षेत्र पर अधिकार कायम रहा। इस प्रकार से हमने औरंगजेब के झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें पलामू, सिंहभूम, मानभूम आदि क्षेत्रों के साथ संबंधों पर प्रकाश डाला। और इन सब संबंधों को देखने के पश्चात हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि औरंगजेब के काल में उसका प्रत्यक्ष जो संपर्क रहा वो पलामू के चेरो राजा से रहा, और विशेष रूप से मेदिनी राय के शासनकाल में, जहां से उसके संबंधों पर हमने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। इसके अलावे जो क्षेत्र थे झारखंड के, जिसमें आपका कुकरा हो गया,
उसके अलावे आपका सिंहभूम, मानभूम, रामगढ़ आदि जो क्षेत्र थे, वहाँ से उनके संबंधों पर ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। कुल मिलाकर औरंगज़ेब के शासनकाल में झारखंड में जो उनका हस्तक्षेप रहा वह मूल रूप से पलामू के क्षेत्रों पर रहा था। इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। हम अगली क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।